हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सेल विल मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। तो कॉपर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है। तो किसी भी हाफ सेल का जब हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल मेजर करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ रखते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज के एक साइड आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है और दूसरी तरफ वो हाफ सेल होता है जिसका पोटेंशियल आपको मेजर करना है। ठीक है, हमें किसका करना है, कॉपर का। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, जिसमें प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होगा, H2 गैस को पास करेंगे 1 बार प्रेशर पे, क्योंकि स्टैंडर्ड है ना ये, तो प्रेशर की कंडीशन भी स्टैंडर्ड होंगी 1 बार। और जो H पॉजिटिव है उसकी कंसंट्रेशन भी स्टैंडर्ड होगी, दैट इज 1 मोलर। तो सिर्फ सेकंड और थर्ड ऑप्शन में H2 1 बार पे है और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 1 मोलर है। ठीक है, अब क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोड का भी आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हो, तो कॉपर की भी अपनी जो कंसंट्रेशन है कॉपर 2 पॉजिटिव की, वो भी 1 मोलर होनी चाहिए, दैट इज स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए सिर्फ थर्ड ऑप्शन इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन यहां पर इन्होंने दी हुई है, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log 1 अपॉन Mg2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन। ठीक है, द ग्राफ ऑफ E वर्सेस log ऑफ Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये E वर्सेस log ऑफ Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, मतलब ये जो Mg2 पॉजिटिव है ये हमें ऊपर चाहिए, न्यूमरेटर में चाहिए। तो क्या करेंगे हम, यहां पर अगर आप प्लस साइन लगा दें, ठीक है, तो इसको हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। तो यहां आ जाएगा Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो, अब ये आपके पास जो नई इक्वेशन बनी, अगर इसको मैं रीअरेंज करके लिखूं तो ये क्या बनेगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली ये Mg2 पॉजिटिव ये नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ E इज इक्वल टू E0 प्लस 0.059 डिवाइड बाय 2 log ऑफ Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ग्राफ किसका है, E वर्सेस ये, तो मतलब E को हम Y मान लेते हैं क्योंकि Y एक्सिस पे E है। E0 की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो ये C आ जाएगा, ये M हो जाएगा, और log Mg2 पॉजिटिव X एक्सिस पे है तो उसको X ले लेते हैं। तो सिंपली Y इज इक्वल टू MX प्लस C एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जिसमें स्लोप जो है M वो पॉजिटिव है, 0.059 डिवाइड बाई 2 पे है। ठीक है, और जो C है, मतलब जब X की वैल्यू को आप 0 कर दोगे तो Y C होगा। ठीक है ना, तो पहला ग्राफ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब ये log Mg2 पॉजिटिव 0 होगा तो E की वैल्यू 0 नहीं होगी, E की वैल्यू E0 के बराबर होगी, तो E किसी हायर वैल्यू से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो Y एक पर्टिकुलर वैल्यू से स्टार्ट होगा, ये जो वैल्यू है ये कितनी होगी, E0, और फिर ये स्ट्रेट लाइन आएगा विद अ पॉजिटिव स्लोप। तो आंसर इज द सेकंड ऑप्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो, E सेल एंड डेल्टा G रिएक्शन ऑफ सेल रिएक्शन बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो, डेल्टा G टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। ठीक है, कि कोई भी सेल कितना अमाउंट ऑफ वर्क कर सकता है, तो ये तो अमाउंट पे डिपेंड करेगा ना। ठीक है, एक्सटेंसिव है मतलब ये आप सेल में कितना इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, जो आपके इलेक्ट्रोड हैं, जैसे कि मान लो कि जिंक कॉपर जो सेल बनता है, जिंक की रॉड अगर ज़्यादा बड़ी होगी तो ज़्यादा देर तक वो चलता रहेगा ना, क्योंकि ये सेल कब रुक जाता है, जब जिंक की सारी रॉड कंज्यूम हो जाती है। ठीक है, या जिंक के ऊपर जब कॉपर की पूरा डिपॉजिट हो गया। अगर जिंक की रॉड आप बड़ी लोगे तो रिएक्शन ज़्यादा देर चलेगा, ज़्यादा देर चलेगा तो ज़्यादा करंट जनरेट होगा। ठीक है, तो मतलब अगर एक केस में लूँ कि मैंने जिंक की छोटी रॉड ली, यहाँ पर एक कॉपर की छोटी रॉड ली, रिएक्शन कर दिया। अगले केस में यही रॉड मैं थोड़ी बड़ी लूँ,
तो रिएक्शन ज़्यादा देर तक चलेगा। पर दोनों में कंसंट्रेशन, यहाँ पर भी 1 मोलर है, यहाँ पर भी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो जो पोटेंशियल डेवलप होगा ई सेल इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी जिंक की या कॉपर की रॉड बड़ी है या छोटी है। ठीक है, ई सेल आपका 1.1 वोल्ट ही आता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो ई सेल अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। पर डेल्टा जी कि इस सिस्टम से आप कितना वर्क करवा सकते हो वो डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कब तक चलेगा। तो ज़्यादा बड़ी रॉड होगी तो उसको कंज्यूम होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि ई सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो आंसर इज 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल। जब सेल के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं कर रहा, तब आपने पढ़ा होगा ना कि E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। ठीक है, यहां पर आपने या V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, तो जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा तो जो भी पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस, टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको बोलते हैं सेल ईएमएफ। ठीक है, सेल पोटेंशियल नहीं बोलते उसको ईएमएफ बोलते हैं जब कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है। ठीक है, ना वोल्टेज बोलते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये सिंपल टर्मिनोलॉजी है, आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एन इनर्ट इलेक्ट्रोड इन अ सेल। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो होते हैं जो अपना सरफेस तो देते हैं रिएक्शन के लिए, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन करनी है या रिडक्शन करनी है, उसके लिए सरफेस अपना प्रोवाइड करेंगे। जैसे प्लेटिनम है या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड लगाते हैं हम, तो प्लेटिनम कभी भी खुद ना तो ऑक्सीडाइज होता है ना रिड्यूस होता है किसी रिएक्शन में। वैसे ही ग्रेफाइट भी ना तो खुद ऑक्सीडाइज होता है ना रिड्यूस होता है। तो जो खुद एक्टिवली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करते हैं, उनको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो इसके बारे में स्टेटमेंट देखो। फर्स्ट इज इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, तो ये तो सही है, नहीं करता पार्टिसिपेट। सेकेंड, इट प्रोवाइड सरफेस आइदर फॉर ऑक्सीडेशन और फॉर रिडक्शन। तो या तो ऑक्सीडेशन के लिए देगा तो एनोड बनेगा, रिडक्शन के लिए सरफेस देगा तो कैथोड बनेगा, तो ये भी ठीक है। थर्ड, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली चाहे ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, उस पर इलेक्ट्रॉन्स या तो पड़े होंगे, ठीक है, एनोड होगा, या अगर कैथोड होगा तो इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ ट्रेवल कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली कंडक्ट तो करके इलेक्ट्रॉन्स उसके सरफेस पे आएंगे या उसके सरफेस से जाएंगे, ये भी ठीक है। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक ही इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों ही होंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, फोर्थ वन। ठीक है, रिडॉक्स नहीं होगा, या तो रिडक्शन होगी या ऑक्सीडेशन होगी। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 6। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल एक बैटरी की तरह काम करता है। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रोकेमिकल 1.1 वोल्ट की बैटरी इस तरह लग रही है। इसके अगेंस्ट अगर मैं एक बैटरी और लगा दूं उल्टी डायरेक्शन में, तो ये इस तरफ की पोलैरिटी है, इसकी पोलैरिटी इस तरफ की है। अगर ये जो मैंने एक्सटर्नल बैटरी लगाई है, अगर ये इस बैटरी से ज़्यादा पावरफुल होगी तो रिजल्टेंट करंट किसकी वजह से आएगा? इस बैटरी की वजह से। ठीक है, तो पूरा फ्लो उल्टा हो जाएगा सर्किट में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोलिटिक बनाने के लिए फ्लो ऑफ करंट उल्टा करना पड़ता है। तो वो तब होगा जब एक्सटर्नल बैटरी या सेल ई सेल से बड़ा हो जाएगा, तो पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जो पहले एनोड था अब वो कैथोड बन जाएगा, जो कैथोड था वो एनोड बन जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज नॉट करेक्ट। ठीक है, देखो, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ आयंस। यस, आयंस अगर बड़े होंगे तो धीरे धीरे चलेंगे तो देखो, कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है कि आपको चार्ज लेके भी जाना और जल्दी भी जाना है।
ठीक है, मतलब आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है, ठीक है, कुछ आपने सिर पे भार उठाया और आपको दौड़ना है। तो पहली बात है आप कितना ज़्यादा चार्ज, कितना भार उठा के जा सकते हो, एक चीज़, और कितनी जल्दी पहुंच सकते हो, दोनों। ठीक है, तो आयंस चार्ज तो कैरी करते हैं, पर बड़ा आयन होगा वो धीरे चलेगा, छोटा आयन होगा वो फास्ट जाएगा। तो साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, बड़े आयंस थोड़े स्लो होते हैं, इसलिए उनकी कंडक्टिविटी कम होती है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड, कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, कि ज़्यादा विस्कस होगा सॉल्यूशन तो आयंस की जो मूवमेंट है, उनका जो स्पीड्स हैं, वो ट्रांसपोर्ट नंबर वगैरह वो थोड़ा बहुत वेरी करता है। तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, देखो आपको ये भी पता लग गया कि हाँ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपको अब तक ये चीज़ पता ना हो, पर अब तो पता लग गया ना, तो उसको याद भी रख सकते हो। फिर कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्वेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। देखो सॉल्वेशन पे तो डिपेंड करेगा ही ना, क्योंकि एक आयन है आपका, मान लो एक्स पॉजिटिव आयन है। अब अगर ये अकेला हो तो ये तो जल्दी जल्दी भाग के ट्रैवल कर लेगा, पर अगर इसको चारों तरफ से सॉल्वेंट ने घेर लिया, वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया और इसकी सॉल्वेशन हो गई, सॉल्वेशन से इसका ओवरऑल साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो इसको घेर के खड़े हो जाएंगे, तो इसके चारों तरफ एक जाल सा बन जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से ओवरऑल साइज बड़ा हो गया। अब इतने बड़े साइज के हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड आयन का मूवमेंट थोड़ी स्लो हो जाएगी, तो डेफिनेटली सॉल्वेशन का बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, सॉल्वेशन के बाद आयंस का साइज बड़ा हो जाता है, बड़े होके वो स्लो हो जाते हैं, तो डेफिनेटली कंडक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। तो अगर हम बोलते हैं कि डजंट डिपेंड, तो ये गलत है, नॉट करेक्ट। तो दिस इज द आंसर। और इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, ऑब्वियसली ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो आयंस को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और फास्ट दौड़ेंगे। ठीक है, नाउ द 8th क्वेश्चन, यूजिंग द डेटा गिवन बिलो फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देखो रिड्यूसिंग एजेंट को करना क्या है, दूसरे को रिड्यूस करना है, मतलब दूसरे से गेन करवाना है। तो दूसरे से गेन करवाने का मतलब कि खुद को लूज करना है ना, खुद लूज करेगा तभी तो दूसरे से गेन करवाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उतनी ही अच्छी उसकी रिड्यूसिंग पावर होगी। ठीक है, तो ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर चाहिए तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, या हम ये बोल सकते हैं कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग पावर के। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो आपको दिए हुए हैं Cr2O72 नेगेटिव, इससे किस में जा रहा है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में। Cr2O72 नेगेटिव में जो क्रोमियम है, Cr2O72 नेगेटिव, ये +6 में होता है, यहां से जा रहा है क्रोमियम +3 में, तो ये क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। Cl2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, तो ये भी Cl2 से Cl नेगेटिव बना, मतलब रिडक्शन हुई। ठीक है, तो ये भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। मैंगनीज +7 में होता है, 7 से 2 में जा रहा है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। तो चारों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे छोटा होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे छोटा किसका है, किसकी वैल्यू सबसे कम है, -0.74। ठीक है, तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव से, क्रोमियम 3 पॉजिटिव +3 इलेक्ट्रॉन से क्रोमियम जाने के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.74 है। तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे छोटा होगा तो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। तो बताओ रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ यहां पे, क्रोमियम हुआ कि क्रोमियम 3 पॉजिटिव हुआ, कौन होगा? ये मत बोलना क्रोमियम 3 पॉजिटिव होगा। ठीक है, मैक्सिमम को आपको लगेगा कि हाँ सर ये देखो क्रोमियम 3 पॉजिटिव वाला तो रिएक्शन है। देखो दूसरे को रिड्यूस करना है, दूसरे से गेन करवाना है, खुद लूज करना है ना। ठीक है, तो यहां पर क्रोमियम गेन कर रहा है, उल्टा देखोगे तो क्रोमियम एक्चुअली ये रिएक्शन दे रहा है। उल्टा देखो ना इसको, लूज कौन कर रहा है, क्रोमियम।
तो क्रोमियम के लूज करने के लिए ये प्लस 0.74 हो जाएगा। ठीक है, तो सारे रिएक्शन को उल्टा कर दो। ठीक है, ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल है, उल्टा कर दो तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब हाईएस्ट वैल्यू किसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की? इसकी। तो किसने लूज किए? क्रोमियम ने लूज किए, क्रोमियम 3 पॉजिटिव ने नहीं लूज किए थे। तो ये ध्यान रखना, ये क्रोमियम भी दिया, क्रोमियम 3 पॉजिटिव भी दिया, तो आंसर इज क्रोमियम। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन आप जेई नीट में बहुत आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चे के पास कि क्रोमियम 3 पॉजिटिव आंसर होगा या क्रोमियम आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि दूसरे को रिड्यूस कराना है, उससे गेन करवाने हैं, तो खुद लूज करना है। तो लूज यहां पर क्रोमियम करेगा इस बैकवर्ड रिएक्शन में। ओके, डन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यूज द डेटा गिवन इन क्वेश्चन नंबर 8 एंड फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल उल्टा हो गया, वहां रिड्यूसिंग एजेंट निकाला था, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना है। तो देख लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए रिडक्शन पोटेंशियल सबसे बड़ा होना चाहिए। किसका रिडक्शन पोटेंशियल अभी सबसे बड़ा है? किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है? 1.51। ठीक है, तो मतलब MnO4 नेगेटिव मैंगनीज +7 में है, और यहां से जा रहा है मैंगनीज +2 में। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कौन सा एजेंट चाहिए हमें? ऑक्सीडाइजिंग। तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा ना, दूसरों से लूज कराएगा, खुद गेन करेगा। तो खुद गेन कर कौन रहा है यहाँ पे? MnO4 गेन कर रहा है ना। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? MnO4 नेगेटिव हुआ, Mn2 पॉजिटिव नहीं हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो 9th का आंसर 3 होगा। देन फिर से अगेन, यूजिंग द डेटा गिवन इन क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड आउट इन विच ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर इज करेक्ट। ठीक है, अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, अब रिड्यूसिंग पावर। ठीक है ना, तो रिड्यूसिंग पावर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे अच्छा यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन था? हमारे पास था क्रोमियम। ठीक है, इससे ये सबसे छोटी वैल्यू है ना, इससे थोड़ी वाली बड़ी वैल्यू 1.33, उसका हो जाएगा क्रोमियम 3 पॉजिटिव। उसके बाद 1.36 Cl नेगेटिव, उसके बाद 1.51 Mn2 पॉजिटिव। तो सबसे बड़ी क्रोमियम, फिर क्रोमियम 3 पॉजिटिव, फिर Cl नेगेटिव, फिर Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो क्या था हमारा? क्रोमियम आया था, उसके बाद क्रोमियम 3 पॉजिटिव, फिर Cl नेगेटिव, फिर Mn2 पॉजिटिव। तो सबसे बड़ा क्रोमियम, देन क्रोमियम 3 पॉजिटिव, देन Cl नेगेटिव, Mn, यस सेकेंड ऑप्शन। तो देखो तीनों क्वेश्चन, या तीनों क्या, 4 5 अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट, यूज द डेटा गिवन एंड फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल आयन इन इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, बहुत अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि इससे फंडामेंटल्स आपके क्लियर होंगे। मोस्ट स्टेबल आयन रिड्यूस्ड फॉर्म में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब अगर हम बात करें कि रिड्यूस्ड फॉर्म में जाके कौन किस किस में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो स्टेबल कौन होगा? जिसकी टेंडेंसी होगी, तो क्रोमियम +6 से क्रोमियम +3 में जा रहा है, और इसके लिए इसकी टेंडेंसी है 1.33। Cl2 Cl नेगेटिव में जा रहा है, उसकी टेंडेंसी 1.36 है। मैंगनीज +7 से +2 में जा रहा है, उसके लिए उसकी टेंडेंसी 1.51 है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड जाने की, मतलब जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो ना, तो ये सारे के सारे रिडक्शन हैं, सब में रिडक्शन हो रही है। सबसे जल्दी रिडक्शन करने की टेंडेंसी किसकी है? जिसकी ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो मतलब ये वाला रिएक्शन सबसे फास्ट होना चाहिए ना, क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। तो मतलब मैंगनीज 2 पॉजिटिव सबसे स्टेबल रिड्यूस्ड फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो 11 का आंसर 4 आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा था, सबसे जल्दी वो जाएगा, और वो रिड्यूस्ड फॉर्म पूछ रहे हैं, फाइनल फॉर्म।
तो मैंगनीज 2 पॉजिटिव। फिर बोल रहे हैं फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज। अब देखो यार बिल्कुल उल्टा कर दो, सबसे बड़ी वैल्यू थी, अब सबसे छोटी वैल्यू देख लो, -0.74। ठीक है, ये किसके लिए था? इसके लिए था। तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव गेन करके क्रोमियम में जा रहा है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिएक्शन उल्टा कर दो, तो क्रोमियम ऑक्सीडाइज होके क्रोमियम 3 पॉजिटिव। ठीक है, या अगर इसमें तुम्हें कन्फ्यूज़न हो रहा है तो ऑक्सीडाइज फॉर्म के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, तो इन सब रिएक्शन को उल्टा कर दो, इधर जाओगे वापस उल्टा। ठीक है, और क्रोमियम से क्रोमियम 3 पॉजिटिव, तो ये उल्टा रिएक्शन अब क्या होगा? अब ये सारे रिएक्शन ऑक्सीडेशन के हो गए और ये वैल्यू सबके साइन चेंज हो गए, +0.74। अब इनमें सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? इसकी है। तो सबसे जल्दी ऑक्सीडेशन कौन शो करेगा? ये। तो क्रोमियम ऑक्सीडाइज होगा क्रोमियम 3 पॉजिटिव में, तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कौन सी हुई? क्रोमियम 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए क्रोमियम 3 पॉजिटिव फर्स्ट। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद आपको ये ना भी समझ आया हो, तो उसको दोबारा देखो, पॉज करो, खुद दिमाग लगाओ, सोचो, फिर से देखो। ठीक है, फर्स्ट शॉट में क्लियर हो ज़रूरी नहीं है, पर ये सेट ऑफ क्वेश्चन जिसके क्लियर हो गए, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, ये सारे फंडे इतने अच्छी तरह से क्लियर होंगे कि इससे बेटर क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत देखे होंगे। ठीक है, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन जो एक सेट ऑफ डेटा पे इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। देखो यार 1 मोल एल्यूमिनियम निकालना है। ठीक है, तो Al2O3 से हमें चाहिए सिर्फ 1 मोल एल्यूमिनियम। Al2O3 में एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? एल्यूमिनियम +3। ठीक है ना, तो ये अगर आपको 1 मोल चाहिए तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के भी तो 1 मोल आयन होंगे। 3 पॉजिटिव का चार्ज हटाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 1 मोल को 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है? 1 फैराडे। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा? 3 फैराडे। तो आंसर इज 3 फैराडे। ठीक है, देन द सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल, व्हाट इज सेल कांस्टेंट? L/A। L/A बेसिकली क्या है? लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चेंजेस विद चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो इलेक्ट्रोलाइट जो मर्जी डालो, ना तो लेंथ चेंज होने वाली है। ठीक है ना, मैंने एक इलेक्ट्रोड की प्लेट ये रखी है, एक प्लेट ये रखी है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, इसका इससे क्या लेना देना कि मैंने इस कंटेनर में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट रखा है? कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि ये लेंथ है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो चेंजेस विद चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नहीं, चेंजेस विद कंसंट्रेशन नहीं, चेंजेस विद टेम्परेचर बिल्कुल नहीं, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सेल, यस। ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, देखो 15 में क्या है? वाइल चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी अगर आपको याद हो, नहीं भी हो तो हम देख लेते हैं। जब डिस्चार्ज होती है तब क्या होता है? एनोड पे लेड प्लस HSO4 नेगेटिव ये बनाते हैं PbSO4 प्लस H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये एनोड पे रिएक्शन होता है कब? डिस्चार्ज जब ये हो रही है। ठीक है, चार्जिंग की बात नहीं कर रहा मैं, डिस्चार्जिंग। और कैथोड पे PbO2 प्लस 3H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू PbSO4 प्लस 2H2O। तो जो ओवरऑल रिएक्शन आता है दैट इज Pb प्लस लेड डाइऑक्साइड प्लस 2H2SO4 गिव्स यू 2PbSO4 प्लस 2H2O। तो मतलब डिस्चार्जिंग में H2SO4 कंज्यूम होता है, एसिड कंज्यूम होता है। इसलिए जब ये लेड एसिड बैटरीज को चार्ज करना है ना, तो बोलते हैं जी एसिड कम हो गया है, एसिड डालना पड़ेगा। तो ये रीज़न है,
क्योंकि H2SO4 इस रिएक्शन में कंज्यूम होता है तो इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है। तो ये था डिस्चार्जिंग वाला केस। चार्जिंग में क्या होगा, यही रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगे। तो एनोड पे क्या होगा, अब जब देखो रिएक्शन रिवर्स होंगे तो PbSO4 जो है वो किस में जाएगा, ये कन्वर्ट होगा वापस लेड में, और ये वाला PbSO4 वापस कन्वर्ट होगा PbO2 में। ठीक है, तो अब पॉइंट ये बनता है कि किस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा। तो ये जो एनोड वाला था PbSO4 ये वापस रिड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, ये जो PbSO4 बना ये किस पे बना, ये एनोड पे बना, ये वापस अब लेड में रिड्यूस होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होगा। ठीक है, तो PbSO4 एनोड वाला लेड में कन्वर्ट होता है, और जो PbSO4 कैथोड पे बना था वो वापस PbO2 में जाता है। तो सेकंड ऑप्शन जो दी है कि PbSO4 कैथोड लेड बना, नहीं, वो लेड डाइऑक्साइड बना। ठीक है, तो वो ऑप्शन कहीं मेंशन नहीं किया है, तो ऑप्शन इज आंसर इज फर्स्ट। ठीक है, तो दैट कंप्लीट्स तो क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, मोलर, ठीक है, इन लिमिटिंग जो कंडक्टिविटी है फॉर NH4OH, तो किसके बराबर होनी चाहिए यार। देखो NH4OH 2 आयन बनेंगे, NH4 पॉजिटिव की ऐड कर लो और OH नेगेटिव की ऐड कर लो। ठीक है, अब ये कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ NH4OH है, NH4Cl और HCl है। अब ये NH4 पॉजिटिव कहाँ से आया इससे मतलब नहीं है, ये चाहे NH4Cl से आए, NH4OH से आए या कहीं और से आए, आयन तो वही रहेगा। ठीक है ना, पानी तुम यहाँ से खरीदो, अमेरिका से खरीदो, कहीं से भी खरीदो, H2O ही रहेगा हमेशा। ओके, तो इन तीनों को ऐड करने का मतलब क्या है, इनके आयंस लिटरली ऐड होते हैं। तो देखो ये NH4 पॉजिटिव इसका और इसका 2 ऐड हो गए ना, तो 2 NH4 पॉजिटिव तो नहीं चाहिए थे हमें। ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये तो गलत हो गया। इसमें एक NH4 पॉजिटिव मिला और एक Cl नेगेटिव, फिर ये माइनस कर दिया इन्होंने, तो Na पॉजिटिव माइनस हो गया और Cl नेगेटिव भी माइनस हो गया। तो इसको देखो क्या होगा, एक NH4 पॉजिटिव मिला प्लस एक Cl नेगेटिव मिला प्लस एक Na पॉजिटिव मिला प्लस OH नेगेटिव, फिर माइनस Na पॉजिटिव माइनस Cl नेगेटिव, तो ये कटे, क्या बच गया NH4OH। तो इसका जो पूरा रिजल्टेंट आएगा वो सिर्फ NH4OH के बराबर आ रहा है। इसमें एक NH4 पॉजिटिव है पर इसका Cl और इसका Cl दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्लोरीन तो नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो सिंपल आयंस तुमने ऐड करने होते हैं, कैटायन एनायन सिंपली ऐड कर दो, जो कट रहे हैं उनको काट दो, फाइनली तुम्हारे पास यही चीज़ें बचनी चाहिए जो पूछी गई हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। ठीक है, देखो तो सॉल्यूशन में क्या था, एक्वस NaCl है, मतलब Na पॉजिटिव भी होगा, Cl नेगेटिव भी और पानी भी है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दावेदार कौन कौन होंगे। Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं करना चाहेगा, सिर्फ गेन ही कर सकता है ना, तो ये तो रिडक्शन वाला दावेदार हो गया, तो ये कैथोड पे जाने की ट्राई करेगा रिडक्शन की। ठीक है, तो ये रिडक्शन का दावेदार है, और ये जो E0 सेल हैं ये चारों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की दी गई हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम E0 लेते हैं ना वो रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं। ठीक है, ये रूल है। तो ये चारों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की दी गई हैं। तो अब इन्होंने पूछा है कि एनोड पे क्या होगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, दोनों पे देख लेते हैं ना, एनोड और कैथोड पे। तो कैथोड पे Na पॉजिटिव भी इलेक्ट्रॉन गेन करके जाना चाह रहा है और H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके जाना चाह रहा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये भी कैथोड का दावेदार है और ये वाला भी कैथोड का। अब ये दिए भी दोनों रिडक्शन पोटेंशियल हैं, तो जब दोनों चाह रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन गेन करना है, अल्टीमेटली करेगा कौन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो मतलब एक सीट थी कॉलेज में, 2 कंटेस्टेंट थे, अब जिसके नंबर ज़्यादा आएंगे उसको सीट मिल जाएगी, तो कैथोड पे वही जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो 0 इज़ ग्रेटर देन -2.71, तो कैथोड पे तो ये जाता है, तो कैथोड पे H2 गैस बनती है। ठीक है, कैथोड वाला सॉर्ट आउट हो गया। अब एनोड पे देखते हैं,
H2O भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके O2 बनाता है, ठीक है। तो ये एनोड पे जाने का दावेदार है, ऑक्सीडेशन करने का, और Cl नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 बनाना चाह रहा है, तो ये भी एनोड पे जाना चाहता है, ठीक है। पर ध्यान रहे ये दोनों वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की हैं, तो इसका अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना हो -1.36 होगा और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना हो -1.23 होगा। अब देखो ये दोनों एनोड पे जाना चाह रहे हैं, किसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है? -1.23। तो इसके अकॉर्डिंग तो आप बोलोगे सर O2 गैस बननी चाहिए और ये रिएक्शन होना चाहिए, पर देयर इज अ कॉन्सेप्ट के एक ओवर वोल्टेज होती है O2 की। ओवर वोल्टेज होती है कि ये थ्योरेटिकल वैल्यू है कि -1.23 वोल्ट इसको चाहिए, रियलिटी में उसको उससे ज़्यादा वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड ओवर वोल्टेज, ठीक है। तो प्रैक्टिकली जब हम करते हैं रिएक्शन तो वोल्टेज थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, इससे ज़्यादा। ओवर वोल्टेज की वजह से ये वाला रिएक्शन पीछे रह जाता है और ये वाला रिएक्शन हो जाता है, तो एनोड पे Cl2 गैस रिलीज होती है। तो ये भी आप याद रख सकते हो कि एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पे Cl2 बनती है, कैथोड पे H2 बनती है, तो H2 और Cl2 ये दोनों गैसेस रिलीज होती हैं। ओके, दैट कंप्लीट्स द सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 18, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू कॉपर इंडिकेट्स दैट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब Cu2 पॉजिटिव से कॉपर में जा रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब पॉजिटिव का मतलब ये होता है ना, कभी भी E आपका पॉजिटिव आ रहा हो मीन्स वो चीज़ स्पॉन्टेनियस है, तो मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव स्पॉन्टेनियसली कॉपर में जाना चाह रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? दिस रिडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन H पॉजिटिव / H2 कपल। देखो रिड्यूसिंग पावर किसके मैंने बताई थी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। H पॉजिटिव / H2 का तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों पोटेंशियल क्या होते हैं? 0 वोल्ट। इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो इसका नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल इसका पॉजिटिव है। और अभी हम किसको कंपेयर कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका नेगेटिव है और H2 वाले का 0 है, तो बड़ी वैल्यू कौन है? H पॉजिटिव। तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? H पॉजिटिव, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत होगी, H पॉजिटिव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर रिड्यूसिंग एजेंट उससे स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो स्ट्रॉन्ग होगा ही ना, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर करते हैं और रिडक्शन पोटेंशियल इसका पॉजिटिव है और इसका 0 है, तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस। फिर उसके बाद कॉपर कैन डिस्प्लेस H2। जो भी सीरीज में H पॉजिटिव मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ऊपर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और H पॉजिटिव गेन करता है, ठीक है। तो वो H2 को डिस्प्लेस कर सकते हैं जो ऊपर है। ऊपर कौन से होते हैं? नेगेटिव वाले, जिनका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है। जो H पॉजिटिव से नीचे होते हैं पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाले, वो H2 को डिस्प्लेस नहीं करते, ठीक है। तो कॉपर कैन डिस्प्लेस H2 गलत, कॉपर कैनॉट डिस्प्लेस यस, ठीक है। तो जो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाले हैं याद रखो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। नीचे वाला नहीं कर सकता ऊपर वाले को डिस्प्लेस, तो कॉपर जो है वो H पॉजिटिव के नीचे आता है, ठीक है, तो वो H2 को डिस्प्लेस नहीं करेगा। देन द क्वेश्चन नंबर 19, E0 cell for some half cell reactions are given below. On the basis of these, mark the correct answer. ठीक है, E0 सेल दिए हैं हाफ सेल्स के लिए, तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हो गया 0, फिर 2H2O, ठीक है, और E0 सेल है तो मतलब ये सारे के सारे बाय डिफॉल्ट ही रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, ठीक है। तो 3 वैल्यूज हमारे को दे दी हैं। पहली ऑप्शन इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में क्या क्या होगा?
एक तो H पॉजिटिव आयंस होंगे, एक सल्फेट आयंस होंगे और पानी तो होगा ही। ठीक है, अब कैथोड पे क्या होगा? अब देखो कैथोड के दावेदार कौन आ गए, फिर से बात वही होगी, एक तो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 में कन्वर्ट होना चाहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई दावेदार है इलेक्ट्रॉन गेन करने का? नहीं, और कोई नहीं है। तो मतलब कैथोड पे तो H2 गैस ही बनेगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन विल बी रिड्यूस्ड, मतलब विल बी फॉर्म्ड, यस, क्योंकि और कोई दावेदार नहीं ना, एक ही दावेदार है कैथोड पे जाने का। अब एनोड पे कौन कौन जा सकता है? ये भी ऑक्सीडेशन दे रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन दे रहा है, ये दोनों दावेदार हैं एनोड पे जाने के। अब ये थे रिडक्शन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएंगे? -1.23 और -1.96। तो ऑक्सीडेशन उसकी होगी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। किसका है? ये वाली वैल्यू। अब आप बोलोगे सर ओवर वोल्टेज यहाँ क्यों नहीं आई? क्योंकि वहाँ पर कंपैरिजन था -1.23 और -1.36 का, बहुत डिफरेंस नहीं है, तो ओवर वोल्टेज की वजह से फ़र्क पड़ता है। यहाँ डिफरेंस काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ ओवर वोल्टेज की वजह से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो स्टिल -1.23 इज़ अ बिगर वैल्यू। तो ये वाला रिएक्शन एनोड पे हो जाएगा। तो एनोड पे क्या जनरेट होगा? O2 गैस, ठीक है। तो वाटर विल बी ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में तो नहीं होता, डाइल्यूट में होता है, ठीक है ना। अभी हम डाइल्यूट की बात कर रहे थे। कंसंट्रेटेड H2SO4 लोगे तो चीज़ें थोड़ी और बदल जाएंगी, क्योंकि कंसंट्रेशन का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड में नहीं होगा, डाइल्यूट में होगा। वाटर विल बी ऑक्सीडाइज एट एनोड और एनोड पे O2 गैस बनेगी, ठीक है। तो फिर SO4 नेगेटिव आयन विल बी ऑक्सीडाइज, नो, ये तो होगा ही नहीं। तो 1 और 3, ठीक है। तो याद रखना कि कंसंट्रेटेड में चीज़ें डिफरेंट होती हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। अब क्वेश्चन नंबर 20 ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।